हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में हमको कैसे 200 आउट ऑफ 200 को स्कोर करना है, लास्ट के जो दिन बचे हैं उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। एंड BSCD का पेपर हमारा बहुत अच्छा जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा पहले पॉइंट की, जिसको मैं लिख करके बताऊँगा यहाँ पर, दैट इज़ कि यहाँ पर NCERT इज़ द की टू सक्सेस। NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको अगर लगा करके जाओगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से आपके पास 12 दिन बच रहे हैं और आपके पास टोटल NCERT में कितने चैप्टर्स हैं? 12+1 चैप्टर्स हैं आपके पास, यानी कि 12 चैप्टर्स जो हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ऑन योर NCERT से, या फिर आपने अपनी क्लास 12 में पढ़े हैं। एक जो चैप्टर है वो नया आया है, ये कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। इसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ED। तो ED तो वैसे भी आजकल बहुत दिक्कत कर रही है, तो ED को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि थोड़ा सा नया चैप्टर है। बाकी 12 के 12 चैप्टर में सब कुछ आने वाला है, कुछ भी यहाँ पर छोड़ करके नहीं जाना है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले एक चीज़ और समझ लो, 50 क्वेश्चन है, उसमें से 40 क्वेश्चन करने हैं। ये जो 40 क्वेश्चन हैं ये आपके लिए ना मतलब इतनी अच्छी चीज़ है क्योंकि यार 50 क्वेश्चन में से 10 मौके आपको मिलेंगे कि भाई 10 क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो, और 10 क्वेश्चन जो आप लीव करोगे वही आपको यहाँ पर जो है डिसाइडिंग एक फैक्टर होता है कि भैया आपका पेपर कैसा जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि 10 क्वेश्चंस लीव करने के लिए भी आप उनको 10 क्वेश्चंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी की पूरी 10 क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको 50 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व तो आपको पूरे 50 क्वेश्चन करने हैं, बस इसमें से जो 10 क्वेश्चन है उसका आप आंसर वहाँ टिक नहीं करोगे, बाकी सॉल्व तो आपको पूरे करने पड़ेंगे। आप देख लेना ये चीज़। तो अपने टाइम को 50 क्वेश्चन के हिसाब से हमको मैनेज करना है। तो पहली मिस्टेक आपको मैंने बता दी है जो कि बच्चे करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लास्ट पे चलता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दूँ। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, अगर इसके NCERT अवेलेबल है, बिल्कुल यहाँ पर NCERT को रीड कर लेना है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें आ जाता है दैट इज दिस वाला टॉपिक, दैट इज कि एंटरप्रेन्योर वैल्यू, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, इसको बहुत अच्छे से लगा लेना है। प्रोसेस एक बार देख लेना है, कॉन्सेप्ट तो आप लोग पढ़ोगे। एंड इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसीज इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और देखना है कि आपको माइंड मैप बहुत अच्छे से बनाना है। आपकी कॉपी में हर चीज़ का एक माइंड मैप होना चाहिए, सारी प्रोसेस, सारे एडवांटेज, लिमिटेशन, इसी का खेल है पूरा का पूरा। तो आप जब NCERT कंप्लीट कर लेते हो, जल्दी से एक माइंड मैप बनाओ जिससे आपका खुद का रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आप चीज़ों को देख भी सकते हो। इसके अलावा अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करता हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अपना एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर मतलब ईजी होता है, छोटा सा होता है। इस पर आपको सारे राइट्स तो ऑफकोर्स ही बात है, पढ़ के जाओगे ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो और क्वेश्चंस जो कि आते हैं और बच्चे भूल जाते हैं इस टॉपिक को करना, दैट इज़ कि रिड्रेसल एजेंसीज कौन सी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता है, नेशनल कमीशन क्या होता है, स्टेट कमीशन क्या होता है। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और यहाँ पर ये भी देख लेना है कि कितने करोड़ का ये लोग जो है वेटेज उठा सकते हैं। जिसकी 1 करोड़ के अंडर का जो होता है, 1 करोड़ का 1 CR के अंदर का कहाँ पर जाता है, अपना डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे जाता है, उसके बाद फिर जाता है। ऐसे करके इनके जो नंबर्स है वो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रख लेना है। इसके अलावा अगर मैं मार्केटिंग चैप्टर की बात करता हूँ, मार्केटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब देखो मार्केटिंग चैप्टर जो हो जाता है इसमें ना आपका बहुत सारा है, बहुत थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो मार्केटिंग चैप्टर है ना, इसमें आप लोग को जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से करना है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको इस पर ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, यहाँ से आपको ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हमने देखा है कि आपको प्रोडक्ट हो गया, तो अब जिसकी ब्रांडिंग है, तो ब्रांडिंग में ब्रांड मार्क क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, इस पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा लेबलिंग आपकी क्या होती है, आपकी पैकेजिंग क्या होती है, सारी चीज़ें अपन को देखना पड़ेगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन ज़रूर आता है अपना कि भैया कौन सा सिंगल लेवल चैनल है, मल्टी लेवल है, कौन सा लेवल है कि यहाँ पर डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से रिटेलर के पास पहुँच रहा है, मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुँच रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर अपन को देखना पड़ता है। प्रमोशन में आपको एडवर्टीजमेंट के ऊपर देखो, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का ज़्यादा ही बोला गया है, पर्सनल सेलिंग भी बोला गया है, ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टीजमेंट बोला गया है। पर एडवर्टीजमेंट की बेसिक चीज़ें अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो आराम से आपको बन जाएगा। प्राइस पर भी आपको नॉर्मली जो भी प्राइस के फैक्टर्स होते हैं वो पढ़ लेना है, ज़्यादा यहाँ पर जो है डिफ़िकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट्स में यहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। प्राइस रिगिंग पे आ सकता है कि यहाँ पर आपको एक केस दे देंगे, उससे बोलेंगे कि क्या यहाँ पर प्राइस रिगिंग हो रही है, कहाँ पर कौन सा जो फंक्शन है सेबी का आ रहा है। इसके अलावा सेबी कब बना था, कब इन्फोर्समेंट में आया था, ठीक है, 1988 में शायद बन गया था
और इसका फिर 1992 में ये पावर में आया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके क्या फॉर्मूला होते हैं, डिपॉजिटरीज क्या होती है, इसी में आता है ना, हाँ इसी में आता है। डिपॉजिटरीज कौन सी होती है, कौन सी निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है, इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, ठीक है। और बाकी न्यू इशू पर क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस पर पढ़ के चले जाना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बिजनेस फाइनेंस जो होता है इसमें मीनिंग इंपॉर्टेंट रोल, ये सब तो आप कर लोगे। इसके अलावा जो अपना वही है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कोई कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं, ये याद करके जाना है। उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर सबके बेसिकली सेम होते हैं, सब कुछ करके आना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, डेट टू सर्विस कवरेज रेशियो क्या हो जाता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो बेसिकली। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कब हमको इक्विटी लेना चाहिए, कब हमको डेट प्रेफर करना चाहिए, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा। तो फैक्टर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी बेटा क्वेश्चंस आते हैं, वर्किंग कैपिटल को जरूर अच्छे से देख करके जाना, इसके क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। इसके अलावा अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करता हूँ, कंट्रोलिंग में ज़्यादा ऐसा एज सच कुछ नहीं होता है, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग देख लो, छोटा सा चैप्टर है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा सा करके चले जाना। और स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये सब तो आप कर लोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके ना जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, वो बहुत ज़्यादा आते हैं, उसको अच्छे से एक बार देख के चले जाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, डायरेक्टिंग में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं दैट इज़ फ्रॉम मोटिवेशन। मोटिवेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल क्या होते हैं, मोटिवेशन, मोटिव हो गया, मोटिवेशन हो गया, और एक और चीज़ होती है दैट इज़ एक और कुछ चीज़ होती है कि मोटिव हो जाता है, एक मोटिवेशन हो जाता है, एक और चीज़। तो ये एक इंटरनल जो होती है आपकी फीलिंग होती है। मोटिवेशन जो होता है, हाँ एक होता है मोटिवेटर। इन सब में क्या डिफरेंस है, लीडरशिप कितने टाइप्स की होती हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर का, कम्युनिकेशन यहाँ पर किस टाइप का होता है, कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है, व्हील वाला है, और बहुत सारे दिए हुए हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको आ सकता है कि ग्रेप वाइन टाइप का कम्युनिकेशन क्या होता है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी आपसे बन जाएगी। सुपरविजन का मीनिंग बस देख करके चले आना कि यहाँ पर क्या होता है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, ये सुपरविजन में आता है, मोटिवेशन लीडरशिप किस में आता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग चैप्टर जो हो जाता है, स्टाफिंग चैप्टर में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर स्टाफिंग की जो प्रोसेस है, मतलब यार ये सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी कह लो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 100% चांस है यहाँ पर रिक्रूटमेंट में, इंटरनल रिक्रूटमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्रमोशन के ऊपर और ट्रांसफ़र के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टाफिंग प्रोसेस भी कर ही लेना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्या वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, क्या वो ट्रेनिंग है, क्या वो यहाँ पर सिलेक्शन है, मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब में आपकी इंटर्नशिप आ जाती है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आ जाती है, सब चीज़ बहुत अच्छे से करके आना है। स्टाफिंग चैप्टर इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको मैं आपको बोल सकता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग में आपका फंक्शनल और डिविजनल अगेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। फंक्शनल और डिविजनल को अच्छे से करके जाना, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ यहाँ पर करके जाना है। जब प्रोडक्ट्स की बारी आती है तो डिविजनल होता है, जब एक ही की फंक्शंस की बारी होती है तो फंक्शनल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। डेलीगेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो टॉपिक है, इनका जो डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे से करके आना। इसके ऊपर एक केस स्टडी तुमको पूछ सकते हैं। प्लानिंग में देखो यार, डायरेक्टली टाइप्स ऑफ प्लान कर लो, ठीक है, ये तो करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो प्लानिंग प्रोसेस को भी अपन को देखते हुए चलना है। मीनिंग हो गया, लिमिटेशंस हो गया, फीचर्स हो गया, ये सब आप लोग कर लोगे। प्लानिंग में इंपॉर्टेंट ज़्यादा वो नहीं है। इसमें आपको डायरेक्टली पता है बिजनेस एनवायरनमेंट में एक भी एमसीक्यू गलत करके नहीं आ सकते हो आप, एक भी एमसीक्यू गलत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको बात बताता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो सारी चीज़ें करके जाओ, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसमें कोई भी चीज़ लीव नहीं करना है, और मैनेजमेंट में भी कोई भी चीज़ लीव नहीं करना है। यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स हियर, और यहाँ पर हर चीज़ के माइंड मैप आपको होने चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी की लाइन से ही आपको क्वेश्चंस उठा करके दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, एनसीईआरटी इज़ द की थिंग हियर। एनसीईआरटी पढ़ लो, 12 दिन है, 12 दिन में एक दिन में 2 चैप्टर भी करोगे तो 6 दिन में आपकी एनसीईआरटी खत्म, और बहुत जल्दी रीडिंग हो जाती है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करना है, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको यहाँ पर मार्क कर लेना है, दैट्स इट। और यहाँ पर
इसके अलावा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। किस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे? सबसे पहले एमसीक्यूज, अगर मैं नॉर्मल एमसीक्यूज की बात करता हूँ, थ्योरी वाले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक दो हो सकते हैं कि आपको न्यूमेरिकल आ जाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर, बाकी ज़्यादा नहीं आएगा। एमसीक्यूज थियोरेटिकल ही आएंगे। मैच द कॉलम बहुत अच्छे से कर लेना। इसके अलावा सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेना। असर्शन रीजन बहुत अच्छे से कर लेना। अगर आपके पास ये सब क्वेश्चंस नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस के जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। अब अगर आपको अपनी तैयारी के लेवल को जानना है तो यहाँ पर ये जो वीडियो आपको दिख रही है उस पर जाकर के क्लिक कर दो एंड यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लो। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।